और आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने से बड़े जो भी हैं हमारे सीनियर और सबको मेरा प्रणाम। जहाँ तक मेरे आज के विषय का संदर्भ है जिस पे मैं बातचीत करूँगी वो है लाल बेहाल माटी और क्षारण के संदर्भ में भूदान आंदोलन, नक्सलवाद और भूमि संघर्ष की समस्या। लाल बेहाल माटी जो कि अभी पाखी के अक्टूबर अंक में ही प्रकाशित हुई है, एक लंबी कहानी है, करीब 40-50 पेज की यह कहानी है। और क्षारण के लेखक हैं सुरेंद्र स्निग्ध जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। लाल बेहाल माटी के लेखक हैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के ही महिला कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने मधेपुरा को विषय बनाया है। और क्षारण में जो विषय है, जो जगह है, वो जगह है पूर्णिया का इलाका। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि क्यों मैंने पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैंने इस विषय को चुना क्यों। एक तो मैं इस जगह से आती हूँ, ये मेरा घर है, पूर्णिया तो नहीं है, खगड़िया है, फिर भी पूर्णिया मधेपुरा ये करीब करीब एक ही क्षेत्र है। और यहाँ के जो लेखक हैं, चाहे वो रेणु हो और नागार्जुन जी को तो फिर भी मुख्य धारा में जगह मिली, रेणु को भी जगह मिली, लेकिन जितनी जगह रेणु के साहित्य को मिलनी चाहिए और रेणु के और भी कहानियों की चर्चा मुख्य धारा के साहित्य में बहुत कम हुई है, कम बातचीत होती रही है। कहीं ना कहीं मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं ना कहीं बिहार के साहित्यकार के प्रति एक उपेक्षा का भाव रहा है हमेशा। नागार्जुन भी नक्सलवाद वगैरह से या वामपंथ से जुड़े हुए थे और रेणु भी जुड़े हुए थे, फिर भी रेणु के कहानियों की चर्चा उस स्तर पर नहीं होती है जितने उनके समकक्ष या उनके समकालीन दूसरे कथाकारों या उपन्यासकारों की होती रही है। तो खैर, जो यही कारण था कि मैंने लाल बेहाल माटी जो कि अभी प्रकाशित हुई है और मुझे पढ़ने में काफ़ी समय भी लग गया क्योंकि लंबी कहानी है और उस पर अभी तक कुछ भी समीक्षा और नहीं आई है। तो जो भी जितना भी मैं समझ पाई और लेखक से बातचीत करके जो मेरी समझ बनी उस पर मैं अपनी बात रखूँगी। और जहाँ तक क्षारण का है, क्षारण पे कुछ आलोचकीय काम हुए हैं लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। शायद जनपक्ष में 1-2 आर्टिकल है। और देवेंद्र दिवी सर जो कि कोलकाता साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी कोसी अंचल में की है, लेकिन और कहीं मुझे बहुत ज़्यादा क्षारण के विषय पे लिखा हुआ नहीं मिला। क्यों नहीं लिखा गया है यह भी सोचने का विषय है साथियों, क्योंकि जिस वाम की हम दुहाई देते हैं, जिस वामपंथ या वाम विचारधारा या प्रोग्रेसिव लिटरेचर की हम दुहाई देते हैं, उस प्रोग्रेसिव लिटरेचर पर एक उपन्यास आती है और वो चर्चा से परे रह जाती है, मुख्य धारा के आलोचना में वह जगह नहीं बना पाती है। क्यों नहीं बना पाती है यह आप लोग सोचिए। और अगर हो सके तो आगे जो हमारे बड़े आलोचक है या बड़े प्रोफेसर है वो उस पर इस तरह के जो मुख्य धारा में नहीं है, अब तक नहीं आ पाए हैं, उन पे काम करवाएं या काम खुद लिखें। है जहाँ तक लाल बेहाल माटी की बात है, मैं शुरुआत लाल बेहाल माटी कहानी से ही करूँगी। इस कहानी में इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलती है। स्त्री समस्या को भी लिया गया है,
भूदान आंदोलन की भी चर्चा होती है, नक्सलवाद की भी चर्चा है, और गांधी जी के आदर्शों की भी चर्चा की गई है। लेकिन मुझे जितना समझ में आया पढ़ते हुए, मुझे लगा कि भूदान आंदोलन की चर्चा और विनोबा भावे से मुझे लेखक ज़्यादा प्रभावित लगे। विनोबा भावे के विचार से, विनोबा भावे के संघर्ष से लेखक ज़्यादा प्रभावित लगे। और वहीं इसके बरक्स जब हम क्षारण को देखते हैं तो क्षारण में बिल्कुल संघर्ष है, और वो जो चीज़ है गांधी और विनोबा भावे की कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके चीज़ों का हल करेंगे, वो क्षारण में हमें नहीं दिखता। क्षारण में है कि अगर किसी ने हमारा आँख निकाला है तो आँख के बदले आँख वाली चीज़ की हम भी उसका आँख निकाल लेंगे, या किसी ने हमारे ज़मीन को छीना है तो हम भी उसका ज़मीन छीन लेंगे, या किसी ने हमारे घर में हत्या की है तो हम भी उसकी हत्या करेंगे, किसी ने हमारे बहू बेटियों का बलात्कार किया है तो उसका बदला संघर्ष से लिया जाएगा। ये क्षारण का विषय है, और इसी विषय पर लेखक आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। उनका कहीं भी नक्सलवाद से कहीं भी मोह भंग होता नहीं दिखता है पूरे के पूरे उपन्यास में। और सुरेंद्र स्मिथ नक्सलवाद से या वाम राजनीति से उन्होंने खुलेआम तौर पे नॉवेल के उपन्यास के शुरुआत में ही लिख दिया है कि यह जो उपन्यास है यह राजनीति से प्रेरित है। बहुत कम लेखक के बूते की बात होती है, यह इसमें हिम्मत चाहिए। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आप पहले ही यह स्वीकार कर लें कि मैंने जो उपन्यास लिखा है वह इस राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है। हाँ, तो सत्ता से टकराने का इसमें एक खतरा तो बना ही रहता है कि आपने अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट करके लिख दिया है, या अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से आप दिखा रहे हैं। लेकिन लाल बेहाल माटी में मुझे यह चीज़ नहीं दिखा। मैंने लेखक को कहा भी कि सर आपने जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो गांधीवाद से भी उनका मोह भंग होता दिखता है, उनके चरित्रों का। और पूरी कहानी में मुझे लगता है कि उनको वाम विचारधारा से जो एक धीरे धीरे समाज में लोगों का मोह भंग हो रहा है कि नैतिकता की बात तो वाम में होती है, लेकिन वो नैतिकता ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं दरकती हुई दिखती है, कहीं ना कहीं उतनी इन प्रैक्टिकल, जब आप कहेंगे इन प्रैक्टिकल सेंस सच टाइप ऑफ आइडियलिज्म इज वी कैन नॉट सी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो विचारधारा से मोह भंग की बात है, ये लाल बेहाल माटी के लेखक और उनके चरित्र उस कहानी के चरित्रों में हमें दिखाई देता है। और दूसरी बात क्या है लाल बेहाल माटी में कि जो चरित्र हैं वो नक्सलवाद से तो चलिए उनका मोह भंग होता है, कांग्रेस से उनका मोह भंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन बार बार जैसे भूदान आंदोलन की भी बात होती है, मैं शुरुआत करूँगी भूदान आंदोलन से भी, चूँकि हमारा विषय वो है, विषय वस्तु पे अभी आती ही कि जैसे भूदान आंदोलन की बात है और विनोबा भावे उनके गांव में, लेखक लिखते हैं कि विनोबा भावे उनके गांव में आते हैं, जिस गांव का उन्होंने चित्रण किया है, मधेपुरा का एक गांव है नाथनगर। तो जैसा कि हमको विदित है या हम सब लोग जानते होंगे कि विनोबा भावे ने कितना संघर्ष करके, किस संघर्ष से उन्होंने लोगों को ज़मीन दिलवाई है। गांधी के आइडियलिज्म के बाद अगर हम कहें कि उसके सक्सेसर के रूप में, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के रूप में विनोबा भावे के विचारों को, उनके दर्शनों को देखा जाता है। लेकिन स्वयं विनोबा भावे किसी को अपना गुरु कभी नहीं उन्होंने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना। उनकी अपनी विचारधारा स्पष्ट थी कि जिस दिशा में वो चल रहे हैं वो लोग जो बड़े ज़मींदार हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास अगर
ज़्यादा खाने को, ज़्यादा पहनने को, ज़्यादा ज़मीन है, तो आप अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा गरीबों को, हरिजनों को या जो वंचितों को दान में दे दें। तो इसके लिए उन्होंने सुदूर साउथ से लेके कश्मीर, कन्याकुमारी, हैदराबाद, गुजरात, तमाम जगहों पे पैदल यात्राएं की और वहाँ के ज़मींदारों से और स्वयं जाके और वहाँ बैठ के उनके साथ बात करके उन्होंने ज़मीन को दान के रूप में मांगा। लेकिन लाल बेहल माटी में जो दिखाया गया है कि जो जमींदार ज़मीन दे रहे थे वो कंकरीला ज़मीन था, पथरीला ज़मीन था, अनुपजाऊ ज़मीन था, या जो ऐसा ज़मीन था जहाँ की जो कि मान लीजिए कि साल भर में करीब 7-8 महीने तो वो पानी में ही डूबा रहता है, जहाँ की खेती नहीं हो सकती है, कछाड़ की तरफ का ज़मीन जहाँ कुछ भी उपजाऊ चीज़ नहीं हो सकता है, बलुआही ज़मीन या इस तरह की ज़मीन। तो कहीं ना कहीं लेखक इस चीज़ पे इस स्थिति पे व्यंग्य भी करते हैं कि ज़मींदारों ने ज़मीन दिया भी तो कैसा ज़मीन दिया, देखो कंकरीला ज़मीन और पथरीला ज़मीन दिया है ना। उसी पे एक पात्र कहता है कि बेचारा साधु जो विनोबा भावे के लिए कि बेचारा उस साधु को क्या पता कि ये जमींदार और इन लोगों ने उनको ठग लिया है। एक तरह से ज़मीनें दान में तो दी हैं, लेकिन ऐसे ज़मीनें दान में दी हैं जो कि अनुपजाऊ है और बेकार ज़मीन है, जिसका कि किसान कुछ भी उपजाने में जिसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो खैर इस कहानी में जो लिखा गया है, 1-2 लाइन में कोट करूँगी कि किस तरह से पात्र बताते हैं। कोट है, कहते हैं विनोबा भावे भी आए थे इस गांव में, सब भगवती के पुण्य का प्रताप, साधु महात्मा उसी की दया से आते हैं। अर्जी लगते हैं कैसे जैसे गांधी बाबा पलटकर आ गए हैं। कहते हैं सबका उदय हो, सबको भूमि मिले, जमीन वाले भूदान करे, सबे भूमि गोपाल की, गरीब भूमिहीन में फुल है कि महात्मा की बात कौन काटे। जरूर देंगे दल्लो बाबू, दरसेंगे बाभन बबुआन, कोई मार काट नहीं, कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, राजी खुशी का दान जो दे दे सो महान। सब दे रहे हैं जमीन, दान पुण्य कर रहे हैं, जस लूट रहे हैं, बहती धार, पड़ती उसर, बालू बज्जर। अब विनोबा जी को क्या पता, साधु महात्मा भला छल बल क्या जाने, यह भी कोई गांव है, साला साधु महात्मा को भी ठग लिया। वह तो कहो महामाया भगवती की दया है, नहीं तो कौरव पांडव के दल में कब महाभारत मच जाए पता न चले। ये एक पात्र भूदान आंदोलन के विषय में जब बात कर रहा होता है तो इस तरह की चर्चा चलती है। इसी तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ की आइडलिज्म की बात होती है। उस आइडलिज्म की बात होते होते पात्र अचानक से देवी देवताओं का स्मरण करने लगता है, महामाया का तो हनुमान जी का या जो भी लोकल देवता है उसका। तो जहाँ आप क्षारण में पढ़ेंगे वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है, वहाँ अपनी शक्ति पर लोगों को विश्वास है, वहाँ किसी भी आलम्बन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर भूमि मिल भी रही है या विनोबा भावे उस गांव में आते भी हैं तो यह महामाया भगवती की कृपा है कि इस गांव में विनोबा भावे आ गए। एक कहीं ना कहीं एक आलम्बन यहाँ दिखता है, एक जो व्यक्ति पर, यहाँ व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया गया है, विश्वास महामाया पर किया जाता है
और क्षारण में ठीक इसके उलट, जो कि संघर्ष और सत्ता वाली चीज़ है, वहाँ विश्वास व्यक्ति की शक्ति पर किया जाता है कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ शोषण हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार उसी रूप से करेंगे। और जो कि नक्सलवाद उसके जन्म की वजह वही है। किसी के ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन लिया गया, तो उस ज़मीन को हम किसी देवी देवता के भरोसे नहीं रहेंगे कि हमारी ज़मीन को तो भगवती महामाया दिला देगी। हम खुद लड़ेंगे और एक संगठन के तहत, एक क्या कहेंगे, यूनिटी के तहत हम उससे, जमींदारों से या जिसने भी छीना है, उससे उस ज़मीन को छुड़ाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्षारण में पूरे के पूरे उपन्यास में ये संघर्ष का यह रूप हर जगह आपको दिखेगा, चाहे वो जितने भी पात्र हैं। एक यहाँ पात्र है क्षारण में, नेपाली, और उसकी बेटी है शकुनी और बेटा है बुधवा। नेपाली जो पात्र है, शुरुआत में उसकी बेटी का जब आप उपन्यास शुरू करेंगे तो लगेगा यह चरित्र बहुत कमज़ोर है और बस कहानी में तो इसका कुछ ज़्यादा स्थान नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उपन्यास को पढ़ते जाएंगे, पता चलेगा कि जो शकुनी का चरित्र है वो बहुत मजबूत चरित्र बना है। तो स्त्री शक्ति पर भी विश्वास दिखाते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र स्निग्ध सर कि किस तरह से एक कमज़ोर लड़की जो मुश्किल से 12-13 साल की रही होगी, और उसका छोटा सा भाई और उसका बाप उसकी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, डीह वाली ज़मीन, जो कि वही उसके पास बचती है, और उसको ज़मींदार पहले फुसला के धीरे धीरे, और फिर अगर उसकी बात नेपाली नहीं मानता है तो फिर जबरन उसके ज़मीन पे किस तरह से कब्जा करता है, और उस ज़मीन के क्या कहिएगा, मोह में या उस ज़मीन छिन जाने के भय से, डर से नेपाली की मृत्यु हो जाती है, और शकुनी और जो बुधवा है वो अनाथ हो जाते हैं। और बुधवा भीख मांग कर खाना खाने लगता है, और शकुनी उसकी किसी बूढ़े से शादी हो जाती है। गांव वाले मिलकर किसी तरह उसकी शादी कर देते हैं। फिर बहुत सारे चरित्र आते हैं इसी तरह की घटना, कुछ छोटी छोटी घटनाएं, राजपूत और यादवों का संघर्ष, और गांव की अंदरूनी समस्याएं सबको दिखाया गया है। बाद में जब शकुनी के पति की मृत्यु हो जाती है, फिर शकुनी उस गांव में लौट के आती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। उस मोड़ में शकुनी बहुत मजबूत चरित्र के रूप में उभर कर आती है। जो शकुनी की उस जमींदार के डर से थर-थर काँपती थी, उस शकुनी के सामने आने पे जमींदार डरते हैं, और उससे यहाँ तक कि जो इसमें क्षारण में भी दिखाया, थोड़ा सा ही हिंट दिया गया, संकेत दिया गया है कि किस तरह से वाम पंथ में भी जो दो धुर है, उसमें भी किस तरह से गरीबों और शोषितों के प्रति वो लोग भी अन्याय करते हैं कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर। हाँ, जैसे शकुनी का ज़मीन है, उस ज़मीन को ज़मींदार से छुड़वाने के लिए जो बादो शर्मा है, वो शकुनी से मोल भाव करता दिखता है कि अगर हम तुम्हारा ज़मीन छुड़वा देंगे तो वहाँ पार्टी ऑफिस बनना चाहिए, या तुमको कुछ ज़मीन हमारे लिए दे दो। या कालू शर्मा है, जो कि वो भी लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह की बात शकुनी से करता है। लेकिन धीरे धीरे समय ने और इन वर्षों में लोगों की राजनीतिक बातें सुन के शकुनी भी अब उसकी अपनी सोच भी विकसित हो जाती है। हाँ, और वो भी सही गलत और किस तरह का निर्णय उसको लेना चाहिए, उसमें
वो होशियार हो जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि कौन उसका एक तरह समझ ले कौन उसका हितैषी है, कौन उसके हित के लिए काम करना चाह रहा है, कौन उसका अहित कर रहा है। तो वो जिस लेफ्ट पार्टी, जिस वाम पंथ के दर्शन में विश्वास करती थी, उससे उसका मोह भंग उसका भी हो जाता है और वो बोलती है कि बादो शर्मा को कि आप जिस चीज़ की दुहाई दे रहे हैं वो मुझे समझ में आ रही है और आपके मन के अंदर चोर है। इस तरह की तमाम चीज़ें, इस तरह के संवाद चलते हैं सपने। तो ये दिखाता है कि साधारण सी स्त्री, गांव की एक साधारण सी स्त्री, उसमें भी कितनी चेतना आ जाती है, वो भी कितनी चेतनशील हो जाती है जब अपने हक, अपने हुकूक की बात आती है। एक और कैरेक्टर है इसमें, गोनर शर्मा। नक्षत्र मालाकार की भी बात है इसमें। नक्षत्र मालाकार जो कि स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों डकैत हैं, वो वामपंथ से नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों को उन्होंने काफ़ी लूटपाट और इस सब में थे, लेकिन उनका एक दूसरा रूप था कि गरीबों की मदद करते थे। और जब भी अंग्रेज़ के कारकुन गांव आते थे तो कोई भी गांव का आदमी नक्षत्र मालाकार के बारे में नहीं बताता था। और कहीं कहीं तो इस तरह की भी बात हो गई थी कि नक्षत्र मालाकार तो मतलब उसमें एक दैवीय चीज़ है। ये एक छारण में एक जगह आया है कि गांव के लोग बोलते हैं कि नक्षत्र मालाकार में दैवीय रूप है, वो आता है और कब हवा की भांति गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो एक ये भय पूरे गांव में, या एक ये विश्वास, भय क्या कहिएगा, एक विश्वास नक्षत्र मालाकार के लिए गांव के लोगों में दिखता है। ये विश्वास नक्षत्र मालाकार और इस तरह के कैरेक्टर का विश्वास आपको लाल बेहाल माटी में नहीं दिखेगा। दो लेखक हैं, दो पृष्ठभूमि से, उनकी बहुत सारी पृष्ठभूमि समान है। जैसे कि दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों हिंदी के ही प्रोफेसर हैं, दोनों बिहार के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और करीब करीब दोनों के लेखन का अंचल एक ही है, पूर्णिया और मधेपुरा, बहुत दूर दूर नहीं है। और क्षेत्र भी एक ही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम, बहुत सारे नायक, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों के विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। और लगेगा कि अगर आपने पहले क्षारण को पढ़ लिया है तो लगेगा उसके बाद की कहानी आप पढ़ रहे हैं लाल बेहाल माटी में। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी। जैसे कि क्षारण के लिए अरुण कमल ने कहा था, प्रोफेसर अरुण कमल बोले थे कि रेणु जी ने मैला आंचल को जहाँ छोड़ा, उसके बाद सुरेंद्र स्मिथ ने क्षारण की शुरुआत की है। उसके बाद की चीज़ों को उन्होंने इसमें लाया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे सुरेंद्र स्मिथ ने क्षारण को ख़त्म किया, समाप्त किया, उसके बाद की चीज़ों को कहीं ना कहीं लाल बेहाल माटी में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि क्षारण में आपको मोहभंग होता नहीं दिखता है, लेकिन लाल बेहाल माटी में आपको हर पार्टी से ही, कांग्रेस से भी, गांधीवाद से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोहभंग होता दिखता है लोगों को। लेकिन इस मोहभंग का इलाज कुछ नहीं बताते हैं लेखक कि अगर गांधीवाद में भी समस्या है और वामपंथ में भी समस्या है तो फिर आदमी जाए कहाँ? क्या वो दक्षिण पंथ की तरफ मुड़े, जो कि कहीं ना कहीं हर पात्र जब वो भगवान की या ईश्वर की दुहाई देता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकेत ऐसा मुझे लगता है कि नज़र आ जाता है। और जहाँ तक भूमि आंदोलन की बात है, उसमें एक मज़ेदार वाक़या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। भूदान आंदोलन के संदर्भ में जब विनोबा भावे गांव पूरे
कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी साउथ के सुदूर दक्षिणवर्ती इलाके में जा रहे थे, तो वहाँ जमींदार तो अपनी ज़मीन दे ही रहे थे, दान कर ही रहे थे। कुछ कुछ जमींदारों ने तो 100-100 एकड़ तक ज़मीन दान की है। लेकिन उनके बातों से आम जनता इतनी प्रभावित हो गई थी कि एक अंधा आदमी आता है और उसके पास मुश्किल से 10 बीघा ज़मीन है, और उस अपने 10 बीघा ज़मीन में से वह 5 बीघा ज़मीन दूसरे के नाम जिसके पास की ज़मीन नहीं है वो कर देना चाहता है। और इस तरह के तमाम किस्से आपको पढ़ने को मिल जाएंगे कि जिसके पास 4-5 बीघा है वो भी अपने में से 1-2 कट्ठा ज़मीन दान करना चाहता है। और फिर ये कहीं ना कहीं विनोबा भावे की स्वीकार्यता को भी दर्शाता है कि इन्होंने सपने, विनोबा भावे खुद लिखते हैं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गरीब आदमी जिसके खुद खाने की समस्या है वो भी अपनी ज़मीन आकर दान करने के लिए मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैं भी अपना ज़मीन दान करना चाहता हूँ। या एक बड़ा ज़मींदार जो कि मुश्किल से 10 बीघा ज़मीन दान करने के लिए आता है, और जब विनोबा भावे की बातों को सुनता है तो उनकी बातों को सुनकर वो 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ ज़मीन दान कर देता है गरीबों में। ये बड़ी बात है। और जन स्वीकार्यता, इस तरह की जन स्वीकार्यता जो कि आज तो पहले की बात, आज के ज़माने में इस तरह की जन स्वीकार्यता आपको कहाँ मिलेगी। और इसी प्रसंग में विनोबा भावे एक जगह लिखते हैं कि जब उन्होंने सोचा कि मैं घर घर ज़मीन मांगने के लिए जाऊंगा, तो मेरे मन में बहुत उधेड़बुन था कि मैं इसको किस तरह से सफल बना पाऊंगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के विषय में उनकी जो मान्यता थी कि एक उन्होंने कोट लिखा है कहीं, एक आर्टिकल में पढ़ रही, सत्याग्रह पे एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें था अज्ञात जी ने लिखा, अव्यक्त जी ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि जब एक राजा बोलता है तो उसके फोर्स या उसकी सेनाएं हिलती हैं, और जब एक दाढ़ी वाला बोलता है तो उसकी दाढ़ी हिलती है। लेकिन जब जवाहर बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हिलता है। एक प्रधान, और उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक भी नहीं, बहुत सहज और प्रेम से उन्होंने एक मीटिंग में इस तरह की बात जवाहरलाल के सामने कही, क्योंकि वो इस चीज़ को देख चुके थे कि जवाहरलाल नेहरू जिस चीज़ को जहाँ भी कहते हैं कि अच्छा ये काम हो जाएगा, लेकिन जो उनकी मंत्री या आला अधिकारी हैं वो उस काम को नहीं होने दे रहे थे। तो इसका मतलब कि जवाहरलाल नेहरू की राजनीति पे, उसकी पकड़ पे जो एक होनी चाहिए पकड़ कि अगर कोई प्रधानमंत्री कह रहा है ये बात तो उसकी बात को सुना जाएगा, वो पकड़ कहीं ना कहीं विनोबा भावे भाव ये कि ये चीज़ नहीं है और ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे दूसरा उपाय, सरकारी सहायता के बदले मुझे दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा कि किस तरह लोगों तो दान के स्वरूप जो ज़मीन मुझे मिलेगा, इस तरह बिना सरकारी सहायता के लोगों तक उसकी पहुंच हो या लोगों को वो तत्काल ज़मीन आवंटित हो जाए। तो इसलिए उन्होंने राजाओं से या बड़े ज़मींदारों से जो ज़मीनें मांगी। शुरुआत में तो उन्होंने सरकारी सहायता लेने की कोशिश की, लेकिन जब देखे कि सरकारी सहायता में इतना बंदरबाट हो रहा है और जो ज़मीन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि हमें ज़मीन नहीं दीजिए, आप यह लिखकर हमें दे दीजिए कि आपने इतनी ज़मीन इन लोगों को खुद से बांट दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस चीज़ को भी स्वीकार किया कि मुझे एक लोभ जो यह था कि पुण्य का लोभ कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आसक्ति एक हो जाती है। तो उस पुण्य के लोभ में मैं फंस गया था कि विनोबा भावे ने ये चीज़ दिया है। फिर मुझे कुछ दिन में ही ये समझ में आ गया कि इससे बात नहीं बनेगी, और मैंने ज़मींदारों या राजाओं से कहा कि आप ही इस ज़मीन को वितरित
वितरित कर दी गई। तो ये प्रसंग बस मुझे लगा कि मुझे साझा करना चाहिए, तो मैंने कहा जब भी भूदान आंदोलन की बात होगी या कहानी में या उपन्यास में इस तरह की चर्चाएं आएंगी और तो प्रसंग तो उठेंगे ही। और जैसे शुरुआत में ही जिस तरह से लाल बेहाल माटी में भूदान आंदोलन की बात लेखक करते हैं और पात्र एक कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं कि कंकरीला और पथरीला जमीन मिल गया। अब ये एक पक्ष हो सकता है भूदान आंदोलन का कि कंकरीला और पथरीला जमीन दिया गया था, लेकिन सारी की सारी जमीन कंकरीले और पथरीले नहीं थी। और उस जमीन अगर सारे के सारे ज़मीन कंकरीले और पथरीले होते तो अभी भी बहुत सारी ज़मीनें जो कि सरकारी महकमों में और जो भी है नेताओं ने खुद के लिए आवंटित कर लिया है, तो अगर सिर्फ इस तरह का ही ज़मीन होता तो ऐसी बात नहीं उठती। अभी भी इस पे जांच की प्रक्रिया साथ चल रही है। ठीक है, नक्सलवाद के विषय में थोड़ा मैं बताऊंगी। क्षारण किस तरह से प्रमुख रूप से उस चीज़ों को उठाया गया है, नक्सलवादी की समस्याओं को, कि जो शोषण का जमींदार जो किस तरह से निचले स्तर पे किस तरह से शोषण होता है लोगों का, किस तरह से उसे दबाया जाता है, उसको उससे काम करवाया जाता है, उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोगों से बेगारी करवाई जाती है, लोगों के बहू बेटियों का इज्जत उतार लिया जाता था सिर्फ इसलिए कि उसके खलियान पे कुछ अनाज कम है। वो लोगों को जो उसका रखवाला है वो अपने घर चला गया और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुमने ही उस अनाज की चोरी की है और घर में छिपे हो। और उस आदमी की तुरंत शादी हुई होती है और उसे बुला के उसको कोड़े से पिटवाया जाता है। उसकी नई नवेली बहू उसका जमींदार बलात्कार करता है। और इस बलात्कार के जो ये बलात्कार है उसके एक तरह से कहिए कि जो गणेर शर्मा है वो केंद्र बिंदु में है छावन उपन्यास। उसकी बेटी रमपतिया का बलात्कार होता है, उसके पति को मारा जाता है। रमपतिया यह कहकर अपने घर से निकल जाती है। वो ढोलबज्जा, जो भी बिहार के लोग होंगे या भागलपुर इलाके की, वो जानते होंगे एक जिला है, जिला तो भागलपुर है, एक थाना पड़ता है ढोलबज्जा, और वहाँ उसका मायका होता है। और गणेर शर्मा वहाँ का नामी क्रांतिकारी है। तो यह चीज़ चूँकि उसके जिस इलाके से वो आती है वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है, इस तरह का शोषण नहीं है, तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। और वह यह कहकर अपने पति का घर छोड़ देती है कि जब तक मैं जमींदार से इस चीज़ का बदला नहीं लूँगी मैं इस गांव में कदम नहीं रखूँगी, या बदला लेने के लिए ही इस गांव में आऊँगी। वो अपने घर ढोलबज्जा जाती है और ढोलबज्जा के सारे गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और कलंक की बात होती है कि उस गांव की बेटी के साथ जमींदार जो कि बिल्कुल अभी ब्याह के गई ही थी, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरा था, उसके साथ जमींदार इस तरह से ब्रूटली उसका रेप करता है। और इसका बदला लेने के लिए बाद में गणेर शर्मा और रमपतिया भी आती है और उसके लोग भी आते हैं और वो जमींदार राम सिंह का वो हत्या कर देते हैं। और इस तरह की तमाम हत्याएं, चाहे कॉमरेड ब्रजेश हो जो कि संथाल पूर्णिया में संथाल इलाका है, उस इलाके में जाते हैं और वहाँ की गरीबी और जहालत और अशिक्षा को देखकर वो यह ठानते हैं कि मैं यहीं रहूँगा और यहाँ के लोगों को पढ़ाऊँगा। और वो पढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना शुरू करते हैं। उनमें एक चेतना आती है, उनके लोग के साथ जो समस्या हो रही है उस समस्या को भी वो धीरे धीरे हल करता है अपने तरीके से, लोगों में चेतना जागृत करता है। लेकिन यह चीज़ जमींदार को पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो वो बेगारी करवाता था और दूसरे की ज़मीन पे दखल करता था, उस चीज़ को लोग धीरे धीरे समझने लगे थे।
और अपने हक की बात करने लगे थे। और इस चीज़ से ज़मींदार बौखला जाते हैं और कॉमरेड ब्रजेश की हत्या करवा दी जाती है, उसको काट के कोसी में बहा दिया जाता है। तो ये भी इस उपन्यास के केंद्र में है। ये कहानी भी छोटे छोटे इकाई में उस पूरे उपन्यास को बांटा गया है। तो इसमें कॉमरेड ब्रजेश की हत्या के विरोध में दिल्ली से भी काफ़ी कॉमरेड आते हैं। और जो संथाल, यहाँ दिल्ली के कॉमरेड की इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि लोकल जो कि गांव के लोग हैं उनमें जो चेतना जागृत होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और मार्के की बात होनी चाहिए कि जो संथाल या जो आदिवासी पहले डर से मुंह नहीं खोलते थे जमींदार के सामने, वो संथाल डुगडुगी बजाते हुए इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हम जमींदार को मार नहीं देंगे या जमींदार से बदला नहीं ले लेंगे कॉमरेड ब्रजेश का, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। और ऐसा ही करते हैं। मैं कहने का मतलब मुझे यह प्रसंग बतलाने का मतलब नहीं कि मैं खून के बदला खून में विश्वास करती हूँ, लेकिन जो नक्सलवाद की चीज़ें हैं या नक्सल जो वामपंथ अल्ट्रा वामपंथ है उसमें जो चीज़ें है कि अगर मेरे बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, मेरा घर छीना गया या पूरा का पूरा दलित बस्ती जला देने की बात है, नागार्जुन ने भी लिखा है हरिजन गाथा में, या फिर नई नवेली बहू के साथ बलात्कार की जो चीज़ें हैं, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और आज भी होती रही कि उस ज़माने में, नागार्जुन के ज़माने में। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी इस तरह की तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो दलित लड़कियां हैं उसको जला दिया जा रहा है, जो दलित लड़कियां हैं उसके साथ ब्रूटली रेप किया जा रहा है। और लोग आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है, रेप करके वीडियो भी बना दिया जाता है और वीडियो वायरल कर दिया जाता है, फिर भी वो कानून के शिकंजे में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं जो बहुत पहुँच वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें, अगर कानून सबके लिए समान है, अगर कानून सबको समान नज़र से देखता है या कानून की नज़र में सब समान है, एक वोट की कीमत तो खैर सबकी है ही। और अगर चुनाव के दिन जिस एक वोट की दुहाई दी जाती है या चुनाव के पहले नेता जिस दलित या जिस गरीब या जिस वंचित लोग का पैर पकड़ने के लिए जाते हैं, वही नेता या वही प्रशासक अगर ठीक से काम करे या ठीक से लोगों की सुरक्षा करे तो इस तरह की नौबत आएगी ही नहीं। और फिर क्यों कोई बंदूक उठाएगा? मुझे नहीं लगता है भारत जैसे देश में जहाँ कि इतने विभिन्न रंग रूप हैं, इतनी विभिन्न भाषाएं हैं, तमाम धर्म यहाँ एक साथ रहते आए हैं सदियों से, ना जाने कितने दिनों से। वहाँ आखिर क्या कारण हो जाता है कि हम थोड़े से आजकल किसी दाढ़ी वाली को देखते हैं तो हम सशंकित हो जाते हैं कि अरे पता नहीं ये फल बेच रहा है तो थूक मिला के तो नहीं बेच रहा है, अरे ये चंदन वाला है तो संगी तो नहीं है। ऐसा तो पहले नहीं था। ये जो विभेदनकारी मानसिकता है उससे मुझे लगता है कि उससे बचने की ज़रूरत है समाज को। और खैर ये थोड़ा विषयांतर है, लेकिन मुझे लगा कि चूँकि चर्चा चला है तो मैं थोड़ा सा इस पर बात रखूँ अपना कि किसी भी तरह से जो हमारी गंगा जमुना वो वाली जो साझी संस्कृति की बात होती है ना, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खैर जो क्षारण लाल बेहाल माटी में और क्षारण में भी एक जाति की समस्या आपको देखने को मिलेगी। जाहिर है विषय ही वैसा है। यहाँ पे कॉमरेड भी हैं और जिस तरह से वामपंथ में भी ये चीज़ उभर के आई है कि जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लोग हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे अपर कास्ट हैं। एक
या ऐसा कह लीजिए कि जब जब वामपंथ विचारधारा की बात हो या वामपंथ पार्टी की स्थापना हुई होगी, तो उस समय चूँकि वंचित या गरीब तबके के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं जा पाए। हाँ, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उभर के आता है। लाल बेहाल माटी में इस तरह की चीज़ बहुत खुलकर लेखक लिखते हैं कि जो लेफ्ट पार्टी में छोटे तबके से जो लोग जुड़े हैं, जैसे अगर कोई कल्लू यादव है या कोई संथाल है या कोई गणेश शर्मा जैसा, बादो शर्मा जैसा लोग है, तो वो जो गांव के आदमी हैं, जैसे मुखिया है, बाद में वो लोग भी वामपंथ से जुड़ जाते हैं, वामपंथी पार्टी से। तो उनको लगता है कि अरे अब ये बदवा भी बोलेगा, अब ये कलवा भी बोलेगा, अब बताओ। मतलब पार्टी में तो जुड़ गया है, लेकिन उस झंडा लेके आगे बढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन बदवा की बात हम सुने क्यों भैया? क्योंकि सुनाने के लिए तो एक खास वर्ग है ना समाज में। मैं हमेशा सुनाते आई हूँ, तो मैं दूसरे की बातों को सुनूंगी भला क्यों? हाँ, तो ये जो एक मानसिकता बन जाती है लोगों में इस चीज पे भी, और उसी वर्ग से, उसी शोषक वर्ग से रहते हुए भी प्रोफेसर संजय सिंह इस तरह की बात को रेखांकित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर सुरेंद्र स्निग्ध इस बात को लिखते तब चलिए ठीक है कि वो शोषित हैं और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को लिखा है, लेकिन प्रोफेसर संजय शर्मा जी समाज की इस सच्चाई को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और मुझे लगता है बहुत माइन्यूटली उन्होंने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, और इस छोटी छोटी समाज की छोटी विवेदनकारी चीज़ों को भी उन्होंने रेखांकित किया है। जैसे आप देखिए, बादू शर्मा है तो उसे कोई जो एक कहता है कि नाम का भी अपना समाजशास्त्र होता है, हाँ? कोई बादू शर्मा नहीं कहेगा, उसको क्या कहता है? बदवा कहता है। कालीचरण है तो उसको सब कलवश कहता है। लेकिन जो भी पर उच्च जाति के लोग हैं, उसके नाम को बहुत ही रिस्पेक्टफुली लिया जाता है, कोई भी उसके नाम को बिगाड़ के नहीं लेगा। तो ये जो एक इस चीज़ को भी आप लाल बेहाल माटी में देखिएगा, बहुत सारी चर्चाएं थी, अरे कलवा बोलेगा, अब ये भी करेगा, अब बदवा भी बोलेगा क्या, अब वो भी मंच पे जाएगा, उसकी बात को भी सुनना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और लाल बेहाल माटी में बहुत, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंगित किया है कि और भी छोटी छोटी चीज़ों को लेखक ने रेखांकित किया है, जैसे लोक कलाकारों की उपेक्षा। जैसे क्षारण में भी है, जब कॉमरेड ब्रजेश की हत्या के खिलाफ में लोग इकट्ठे होते हैं तो पटना से लोक कलाकारों की टीम आती है, और वो हिलेला झकझोर दुनिया और तमाम जो गीत हम लोग सुनते आए हैं अपने कैंपस में भी, तो उस तरह की गीत को गाते हैं। और इसी तरह की चीज़ लाल बेहाल माटी में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो लोक कलाकारों की उपेक्षा है और उसका शासन और सत्ता से जो गठजोड़ है, वो भी लेखक दिखाते हैं कि जो हम एक आजल वाली बात सोचते हैं कि लोक कलाकार है तो बहुत सीधे और बहुत सरल होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। उन्होंने भी समय के साथ अपने आप में परिवर्तन किया। हो सकता है कि जो लोक कलाकार हैं उनके बाप दादा या उनके पुरखे बहुत सीधे और बहुत सहज ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन आज जो उनके सक्सेसर हैं, आज जो लोक कलाकार जो उतनी साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता से मिलके, सत्ता जैसा कहती है वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही रखते हैं। इस चीज़ को भी लेखक ने रेखांकित किया है, और ये बड़ी बात है। ऐसी चीज़ें आपको आप अगर गांव जाइए कभी, तो आपको चर्चा इस तरह की सुनने को मिलेंगी कि किस तरह से लोक कलाकारों का भी उनका भी अपना नैतिक विघटन हुआ है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ लेखक ने यह भी दिखाया है कि लोक कलाकारों की उपेक्षा भी होती है। उनके गाना को जब वो गाते हैं तो उसको उस तरह से सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता,
जैसे जब लाल बेहाल माटी में लोग कलाकार है कि वो मंच के लिए जब गाना गाने के लिए जाता है तो सब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे नकटा विकटा देखने के लिए कौन रुकेगा। तो ये वाली चीज़ें उभर के सामने आती हैं कि जहाँ पे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, जो हमारे जगह से ही उठकर गए हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं देंगे तो फिर उनका सम्मान कौन करेगा। तो ये जो उपेक्षा का जो भाव है, इस भाव को भी लेकर पकड़ते हैं और उसको रेखांकित करते हैं अपनी कहानी में। और राजनीति की विसंगतियों वाली बात तो मैंने कर ही ली, क्योंकि कि वो गांधीवाद से विरोध है। फिर जैसे कुछ में कोट, क्योंकि शायद कहानी बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे, क्योंकि अभी पाठ्य बाजार में नहीं आ पाई है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कोट करके छोटा इस कहानी में लेखक राजनीति की विसंगतियों पर भी हमारा ध्यान तो दिलाते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई विकल्प नहीं सुझाते। कांग्रेस और सुराजियों से जनता का मोहभंग तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन प्रगतिशील पार्टियों और नक्सल पार्टी से भी जनता का सने सने मोहभंग होना शुरू हो जाता है। कोट, अंचल में तो यही लोग हैं, कोई चरित्र है इनका। जगधारी कॉमरेड पार्टी बदलने में माहिर, कॉमरेड चकनलाल भी वही, चुनाव आए तो जिधर दही उधर सही। यह रच्छो सिंह जो इतना उछलता है, आग मूकता है, इसका बेटा भी तो लाल मोहन सिंह का प्रचार करता है। कहो तो कहेगा साला पागल मत बोरा है, यही काम दूसरे का बेटा भतीजा करे तो पार्टी विरोधी। पार्टी विरोधी कैसे हुआ जी? लेकिन खबरदार, बहस नहीं। ये कहानी के भाग 5 में है, लंबी कहानी है, 13-14 भाग में कहानी है। आगे इसी भाग में सुराजी बाबा जो कि कांग्रेसी है के बारे में लेखक लिखते हैं, हाँ भाई हाँ, सब संशोधनवादी और बुर्जुआवादी को सुराजी बाबा क्या है, वह तो भाई से गले मिले हुए हैं, आखिर लहू तो एक ही है ना, भूल रहे हैं क्या? हम तो कभी भरोसा नहीं किए, कांग्रेसिया भाग हैं, ऊपर से जितना सीधा भीतर से उतना ही टेढ़ा। देखो जी, कोई असली बात ना बताओ बुढ़ों को, कब बाजी पलट दे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिससे दिखेगा कि लोगों में या लेखक के मन में कांग्रेस के या जो सुराजी है, जो गांधी के विचारों से ज़्यादा सहमत रहे हैं, तो उनसे भी मोहभंग है, और नक्सल से तो मोहभंग है ही, वाम पार्टियों से मोहभंग है ही, और वो कहीं इंगित नहीं करते हैं दक्षिण पंथ का। लेकिन मुझे लगता है कि जब पात्र बार बार दुर्गा माँ या हनुमान जी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लेखक इस जगह पे मुझे बावजूद इतने लोगों के पैरोकारिता और तमाम चीज़ों के, मुझे लगता है कि लेखक वहाँ दक्षिण पंथ से जुड़ते हुए मुझे दिखते हैं, और कहीं ना कहीं वो संकेत करते हुए चलते हैं कि अगर ये सही नहीं है तो इधर का रास्ता सही है। और जहाँ तक लाल बेहाल माटी में स्त्री प्रसंग का बात है, पूरी की पूरी कहानी में जो कि बादो शर्मा से शुरू होता है, इसमें भी बादो शर्मा है और उसकी भी हत्या हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि क्षारण के बाद की जब आप क्षारण पढ़ लेंगे तब आपको लाल बेहाल माटी ज़्यादा समझ में आएगी कहानी। जो भी आगे इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको क्षारण पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो वो पूरी कहानी बहुत स्पष्ट नहीं है। अचानक से कोई पात्र आ जाता है, अचानक से कोई दूसरा पात्र आ जाता है, तो उसका आप पकड़ नहीं पाइएगा कड़ी, और वो कड़ी जब आप क्षारण पढ़ेंगे तो वो कड़ी आपको अपने आप जुड़ती हुई नजर आएगी कि कहाँ से लेखक लिख रहे हैं। अच्छा कालीचरण और अच्छा बादो शर्मा, अच्छा ये करीब करीब बहुत सारे पात्र मिलते जुलते हैं दोनों इस उपन्यास और इस बड़ी कहानी के। लेकिन लाल बेहाल माटी में कोई भी सशक्त स्त्री पात्र नहीं है, और यह बहुत अचरज की बात है
कि जो लेखक शोषित, वंचित और इन तमाम लोगों के लिए लिख रहे हैं, वो किसी भी सशक्त स्त्री पात्र को क्यों नहीं मजबूत मजबूत रूप से खड़ा करते हैं अपनी कहानियों में। या उनकी अन्य कहानियों को तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इस कहानी, इस पूरी लंबी कहानी में, जबकि वो बादल शर्मा की पत्नी को एक मजबूत या उसके स्ट्रगल को, उसके संघर्ष को दिखा सकते थे। बादल शर्मा की जब शादी हुई थी, हत्या हुई थी, तो उसकी पत्नी यंग ही थी, जवान थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और कहानी जब अंत होती है तो बादल शर्मा की पत्नी करीब करीब विक्षिप्त हो जाती है और बूढ़ी हो जाती है। तो जो इस बीच पूरी कहानी के अंत तक उसके साथ क्या बीतता है, जो बड़े बड़े कॉमरेड बादल शर्मा की मृत्यु के समय आते हैं और उसको भरोसा देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे परिवार के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की देख रेख करेंगे। और यही नहीं, बादल शर्मा की मृत्यु के बाद जो एक आंदोलन उभरता है और लोग गुस्से में और विरोध में लेफ्ट पार्टी से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, उसका फायदा भी लेफ्ट वाम के बड़े लोग उठाते हैं। और दिल्ली से तमाम बड़े नेता उस गांव में आते हैं और लोग जुड़ते हैं विरोध के तहत। लेकिन धीरे धीरे फिर वही चीज़ हो जाता है, एक बार नेता आए, फिर वो दोबारा जब मामला शांत हो जाता है तो फिर तो गाँव आएंगे नहीं। फिर जो उन्होंने उस समय जो वादे किए थे, उस वादों का क्या होता है। जो बादल शर्मा की बीवी के लिए कहा गया था कि आपको घर बना दिया जाएगा, आपके बच्चे की परवरिश की जाएगी, आपके बच्चे की शिक्षा के बारे में हम सोचेंगे और उसकी शिक्षा, बेहतर शिक्षा करवाएंगे, तो वो चीज़ तो कहीं नज़र नहीं आती। वो बेचारी विक्षिप्त हो जाती है, उसका कोई देखने वाला नहीं होता है। और यहाँ तक कि जिस मूर्ति, बादल शर्मा की जिस मूर्ति को बनाने की बात होती है, हालांकि यह भी एक विरोधाभास ही है, जिस ये क्या कहिएगा, वामपंथ में, जहाँ की मूर्ति और इस तरह की तमाम चीज़ों का विरोध ही हमेशा होता रहा है, वहीं पे मूर्ति, मतलब शुरुआत ही मूर्ति बनाने से ही की जाती है कि बादल शर्मा की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, मृत्यु नहीं, हत्या हो गई है, और लोग बड़े बड़े कॉमरेड पधारे हुए, उसके मूर्ति बनाने की बातचीत चल रही है। वो मूर्ति भी नहीं बनाई जाती, मतलब एक भी वादा को जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कि वो फलीभूत होता नहीं दिखता है। तो जो ये कहा जाता है कि वामपंथ में कि वो शोषितों और वंचितों और आम जन की बात करते हैं, तो धरातल पे या इन प्रैक्टिकल सेंस क्या वो चीज़ वाकई में ज़मीनी स्तर पर होती हमें दिखती है, या ज़मीनी स्तर पर वह फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शायद यही कारण है कि बड़े बड़े वादे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ ज़मीनी स्तर पर हो नहीं रहा है, हम शोषित और वंचितों की बात खूब कर लेते हैं, भाषणों में, पढ़ाने में, क्लास में लेक्चर दे लेते हैं कि भैया गरीबों के साथ शोषण होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम वही चीज़ खुद अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, तो क्या लोगों का मुँह भंग हमसे नहीं होगा? जाहिर है कि होगा। तो इस तरह की चीज़ें पहले तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि भैया हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारा अगर खून का बदला खून से लेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब वो चीज़ें सिर्फ शब्द या कहें कि लफ्ज़बाजी बन के रह जाती है, तो फिर धीरे धीरे आम लोगों का जो हम लोग जुड़े थे वामपंथ से, उनका धीरे धीरे उनसे डरकना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को लाल बिहार माटी में रेखांकित किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाल बिहार माटी में, खासकर स्त्री के साथ जो स्त्री, कोई प्रमुख स्त्री पात्र आई नहीं उभर कर, लेकिन सूत्र वाक्य के रूप में आप एक तरह से कह लीजिए कि 2-4 जगह ही की चर्चाएं हुई है, लेकिन उस 2-4 चर्चाओं में ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि स्त्रियों की क्या दयनीय स्थिति है, या स्त्रियों के बारे में
स्वयं जो प्रगतिशील लोग भी हैं या वामपंथ के लोग भी हैं, उनकी क्या विचारधारा है। और जो दोनों कहानी उपन्यास है, यहाँ वामपंथ में बहुत बड़े वामपंथ के लोगों की चर्चा कम है। जैसे दिल्ली और वहाँ के बैठे हुए जो लोग हैं, ये गांव के उनका जो निचला स्तर है, यूनिट है, आप कह लीजिए इकाई, उनके बारे में ज़्यादा इन पर चर्चाएं हुई हैं इस उपन्यास छावन में भी और लाल बेहाल माटी में भी। तो एक दो मैं उदाहरण पढ़ूंगी, कोट ही करूंगी ऑब्वियसली, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि स्त्रियों के लिए क्या उनकी जो सोच है वो कोट, बचपन में केवल रंगकलिया ने अंगा फाड़ दिया था, मगर बाद में उसका भी बुरा हाल हुआ। महसुआ पोखर पाट पर फिर लाश। किसकी लाश है भाई? मरी खाकर गिरे गिद्धों की लाश नहीं, 3 खंड 13 टुकड़ी किसी औरत की लाश। बाप रे बाप, कोई पहचान नहीं। हे राम, औरत जात काहे इतना विश्वास करती है दादा? कोई दूसरा कहता है, आवारा होगी, आई होगी यार के साथ अमोना वाली की तरह। मगर अमोना वाली का मर्डर जर जमीन के लिए हुआ दमका, अवर पनी के लिए नहीं। आवारा तो सक्कू के मरने के बाद पहले उसके टोल के लोगों ने बनाया, फिर दुनिया जहान में वह बचाव में नंगा हुई। एक और जगह इस तरह की चीज आई है स्त्री के विषय में। नहीं मिट्ठू मामा, तिलिया चुल्हा कहता है, हमारे जात में कलंक थी वह औरत, नीचे से बिना लगाम के घोड़ी, 7 घाट वाली नदी, समझिए दूसरी दुबौली वाली महाभ्रष्ट। इसी तरह के कुछ सूत्रवाद के, जैसे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी की हत्या हुई है तो उस हत्या पे और 2-4 लोग बात कर रहे हैं। कोई भी स्त्री, प्रमुख रूप से कोई स्त्री भी बात नहीं कर रही है, यहाँ तक कि कोई स्त्री भी बात नहीं कर रही है, पुरुष ही स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं और वो इस तरह की बातें रख रहे हैं कि किसी की अगर हत्या हुई तो वो तो ऐसी थी वैसी थी, ये तमाम तरह की चीज़ें। तो गांव में या लोगों के मन में स्त्रियों को लेके जो एक क्या उनकी छवि है, इस चीज़ को भी लेकर सूत्रवाक्य के रूप में ही सही दिखा देते हैं कि स्त्रियों की समाज में क्या दयनीय स्थिति है, कि मरने के बाद भी अगर उसके साथ बलात्कार भी हुआ है या अगर उसके साथ गलत भी हुआ है तो स्त्री की ही इसमें गलती है। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि रात में घूमने के लिए गई हुई क्यों थी, अरहर के खेत में ही क्यों बलात्कार हो, अरहर के खेत में ही उन लोगों का क्यों बलात्कार होता है, वही क्यों स्त्रियाँ पाई जाती हैं, भैया जींस क्यों पहनती हैं, तो हाफ ब्लाउज क्यों पहनती हैं, और तमाम तरह की चीज़ें जो हम सुनते ही आ रहे हैं न्यूज़ में। और मुझे लगता है कि नक्सल और भूदान आंदोलन पे बहुत सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है, समय भी कहीं ना कहीं हो ही गया है, तो इसको अगर कहें तो मैं सिर्फ अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो बहुत और कुछ नहीं है कहने के लिए। एक दो चीज और, हाँ मुझे ध्यान आया, छारण में जो सभी का जमीन हड़पने वाली बात है, कि देखिए जो नेपाली है वो एक किसान के लिए उसकी ज़मीन क्या होती है। जैसे आप गोदान में प्रेमचंद में देखो होंगे कि बेचारा होरी, उसको ज़मीन से इतना मोह होता है कि बेचारा कर्ज में दबा हुआ है, तमाम तरह की परेशानियां हैं उसको, लेकिन वो अपना ज़मीन नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि ज़मीनी में जो मर्यादा है या जो मर्यादा है वो उसको मजदूर बन जाने में नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी नेपाली जो है अपनी ज़मीन से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है, और जब अपनी ज़मीन में उगे धान को वो देखता है तो अंदर से उसकी आत्मा इतनी खुश होती है और अपनी छोटी
सी बच्ची, जो सुकनी उस समय बच्ची थी और वो खेत में खेल रही है, तो उस बच्चे को देखते हुए और उसको गा के सुनाता है कि उपजे दे बेटी साठी धान, तोहर बिहा करवो सिंहेश्वर थान। और जो इधर मधेपुरा पूर्णिया इलाके के लोग होंगे वो जानते होंगे, या बिहार के भी हो सकता है, कि यहाँ पे एक मंदिर है सिंहेश्वर थान जो नामी है, तो वहाँ शादी वगैरह भी होती है। तो एक किसान के मन में है कि इस बार अगर धान अच्छे से हो गया तो मैं पैसे बचा के उस पैसे से अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। और इसी अंतिम लालसा को लिए नेपाली मर जाता है। और ये जो गाना है ना, उस छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना बैठ जाता है कि जब सपनी बुरी हो जाती है तब भी उसके दिमाग उसके सब चेतन, मतलब कि अवचेतन अवस्था में वो चीज चलते रहता है। और उस सपने में भी वो आता है कि उपजत बेटी साठे धान और तोहर बिहा कर वो सिंहेश्वर। मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। और मुझे लगता है कि अब समय भी काफ़ी हो गया और कोई प्रश्न भी नहीं आया है, तो फिर कभी और जुड़ते हैं आप लोगों से। आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया।